मैंने अप्रॉक्सीमेटली 11th एंड होने पे डिसाइड किया था कि मुझे आईआईटी में जाना है। उस वक्त हमें पता था कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से करोगे, सिलेक्शन होगा। वो जो डर, वो जो दहशत है, ठीक है ना, एग्जाम की, वो मुझे आज भी बहुत अच्छे से फील होती है। भी आपको आगे काम करना है तो लोगों को आप पे विश्वास बहुत होता है कि आप एक आईआईटीएन हो, आईआईटी से हो, तो आप इस काम को अच्छे से कर ही लोगे। अच्छे सपने देखिए और फिर पूरा दिन काम करिए उनको सच करने के लिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी से नहीं हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से और अपने जीवन में बहुत आगे गए हैं। खूब सारे आईआईटीएंस उनके अंडर में काम करते हैं। बच्चा जब डिसाइड करता है कि उसे प्रिपरेशन करनी ही है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी होती ज्यादा कि आप ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ठीक है ना। जो उसका मन कर रहा है बच्चे का, वो उसको करने देना चाहिए जब तक वो सही है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। Hello everyone, my name is Hemant Jasoria. I'm a physics educator for JEE. I've been teaching for last 5 years in this field. तो आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू के जो गेस्ट हैं उनसे हम ढेर सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और आपको और मुझे भी बहुत सारी बातें वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा वेग रहेगा, मैं अभी आपको रिवील नहीं करूँगा। तो हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बीटेक किया है आईआईटी दिल्ली से, और लास्ट 16+ ईयर्स से वो कोटा के और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में टॉप एजुकेटर रह चुके हैं। सो प्लीज वेलकम NKC sir, the real OG of physics. Thank you so much sir for taking out time from your schedule. Thank you so much for coming for this interview. थैंक यू हेमंत फॉर हैविंग मी। तो एक फन मैं आपको फैक्ट आपको बताता हूँ कि जब मैं क्लास 12th में था, मैं कोटा में प्रिपेयर कर रहा था जेई के लिए, तब सर के पोस्टर जो है वो पूरे कोटा में लगे होते थे। तो आप देख सकते हैं कि सर कितने ज़्यादा सीनियर हैं कि मुझे 5 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और जब मैं क्लास 12th में था तब सर जो है, तब सर के पोस्टर पूरे कोटा में लगे होते थे। तब सर आई थिंक ईटूस में थे। तो सर तब भी उतने ज़्यादा फेमस थे, और अब भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं सर को। तो सर मेरे बहुत सारे कलीग जो हैं वो आपसे पढ़े हुए हैं, और जब वो बताते हैं कि हम सर से पढ़े हुए हैं और अब वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक लाइन जो है अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए, जो आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, तो आप उनके लिए कुछ लाइन डेडिकेट करना चाहो तो प्लीज़ आए सर, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ उनके लिए बोलिए, अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलें, जिससे उनको उनकी यादें जो हैं वो पुरानी यादें वो ताज़ा हो जाएं एकदम से। एक्चुअली मुझे पढ़ाते हुए ऐसे बहुत साल हो गए, 17 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीनियर पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आते हैं, पता चल जाता है। कभी कभी बहुत सारी सोशल मीडिया पे पता चल जाता है कि यार ये मेरा स्टूडेंट ये बन चुका है, ये बन चुका है। तो मेरे लिए तो अभी भी आप बच्चे ही हो, ठीक है ना। तब भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हो और आगे भी बच्चे ही रहोगे। तो बच्चों, आप भले ही कितने भी आगे पहुंच गए हो, सीनियर हो गए हो, लेकिन लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं। जब हम संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज भी आप कुछ अच्छा नया अचीव करने की कोशिश करते रहते होंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जियो। और डिफ़िकल्टीज तो आती रहती हैं। कभी आपको लगता होगा कि पैकेज कम हो रहा है, कभी आपको ज़्यादा चाहिए होगा, कभी आपको कोई सीनियर पोजीशन चाहिए होती होगी। आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, पर इस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर ऑफिस में मुझे वो पोजीशन नहीं मिल रही है। तो बच्चों, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लगे रहिए, क्योंकि बड़े बड़े चेंजेस धीरे धीरे ही हो पाते हैं। और एक कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी जिए। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपने खुद के ऊपर ही रखना चाहिए कि जो आपको अच्छा लग रहा है हम वही करें। तो ढेर सारे क्वेश्चंस थे सर मेरे मन में, मैंने सबको नोट डाउन किया, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं और आप उनका जवाब दें। हाँ हाँ, डेफिनेटली हिम्मत, पूछो। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर आपने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुए हैं, आप बीटेक किया आपने आईआईटी दिल्ली से, और बहुत टाइम पहले, और इतने सालों के बाद अभी भी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि आईआईटी में एंट्री लेना, क्योंकि आईआईटी के बहुत सारे फायदे हैं, वो भी आपसे पूछेंगे क्या क्या फायदे हैं, लेकिन ड्रीम होता है बच्चों का। तो आप मुझे बताइए कि आपने कब
डिसाइड किया कि यार अब मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन चालू कर देनी है? हाँ हेमंत, एक्चुअली मेरे टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्टूडेंट्स में कि आईआईटी में कितना और कब कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। बहुत कम अवेयरनेस थी, लेकिन कंपटीशन का लेवल तब भी बहुत हाई था, पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आता था। मुझे इसके बारे में पता चला 11th क्लास में मेरी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी आईआईटी में जाऊंगा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा पता किया। मेरे मामा पहले, जो मेरे मामा जी थे वो पहले ही बीटेक कर चुके थे, उनसे थोड़ा पूछा। कभी कभी वो बहुत दिनों बाद आते थे तभी पूछते थे। पहले टेलीफोन वगैरह की फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो इंतज़ार करना पड़ता था कि तब मामा आएंगे तब उनसे डिटेल पूछूंगा। तो तब मैंने उनसे डिटेल पूछी, उन्होंने मुझे आईआईटी के बारे में बताया कि इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 11th एंड होने पे डिसाइड किया था कि मुझे आईआईटी में जाना है। फिर मैंने बहुत सारी प्लान्स बनाई, बुक्स ढूंढी, सीनियर से पूछा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या करनी, और ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी करते हुए मैंने प्रिपरेशन की। तो सर पुराने टाइम में जब आईआईटी का एग्जाम होता था तो मुझे याद है कि पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था और फिर उसके बाद आईआईटी जेई हुआ, उसके बाद जेई मेन जेई एडवांस्ड हो गए। तो इतने सारे चेंजेस अब हो चुके हैं, तो मुझे कुछ पुरानी टाइम की बातें जो है बताइए कि जो एग्जाम का लेवल था वो कैसा होता था, प्रिपरेशन का सिनेरियो वहाँ पे कैसा था। तो कुछ पुराने टाइम की जो है जेई के बारे में मुझे बताइए सर, कि पुराने टाइम में जेई का लेवल कैसे प्रिपेयर करते थे, वो सारी बातें मुझे सर आप थोड़ा सा इंसाइट दीजिए पुराने टाइम में। ओके, एक्चुअली मेरे टाइम में जो प्रिपरेशन किया करते थे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बुक्स ले लिया करते थे और बैठ के घर पे पढ़ा भी करते थे। यानी कि सेल्फ स्टडी का पोर्शन ज़्यादा था, उसका पार्ट ज़्यादा था। और एक स्कूल में से, अगर मेरे अपने स्कूल के लेवल की बात करूं, तो पूरे स्कूल में से 12th क्लास में से 5 या 6 बच्चे ऐसे हुआ करते थे जिनको लगता था कि मेरा हो जाएगा, तो मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आई वॉज वन ऑफ देम। मैं अपने आप को समझता था, मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है। तो और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, तो जेई का पेपर वर्ल्ड फेमस पेपर था उस टाइम, आज भी है, अपनी डिफ़िकल्टी की वजह से ही। तो उस वक्त हमें पता था कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से करोगे, सिलेक्शन होगा, और अगर आपने प्रिपरेशन की और अच्छे से नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन था ही नहीं कि हम हल्के में लें। हमें पूरा फुल डिसाइड करना पड़ता था कि भाई मुझे तो आईआईटी की तैयारी करनी है, उसके क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा होता है, तो अगर मैं 100% फोकस होके बहुत मेहनत से तैयारी करूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये बात मेरे दिमाग में थी कि करना है तो करो, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। तो इसी थॉट के साथ मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे तो प्रिपरेशन करनी ही है और मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दी। और आज अगर देखें तो आज ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए कि ऑलमोस्ट हर बच्चा प्रिपरेशन करता है। ऐसी बात नहीं है, एवरेज बच्चे भी अच्छी प्रिपरेशन करके बढ़िया रैंक ले आते हैं। तो आज के और उस टाइम के ज़माने में बस थोड़ा फैसिलिटीज़ का डिफरेंस है, वरना कंपटीशन का लेवल तो मुझे बिल्कुल उतना ही लगता है। आज भी बच्चे उतने ही परेशान होते हैं प्रिपरेशन करते हुए जितने उस वक्त हुआ करते थे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो जेई की प्रिपरेशन है या नीट की प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? इसका कोई राइट टाइम भी होता है क्या? और लाइक कैसे पता चले कि 10th के बाद मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है या जेई की प्रिपरेशन करनी है? तो कैसे टाइमिंग जो है इसको एग्जैक्ट राइट हम बिठा सकते हैं? ओके ओके, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि हम जेई की या नीट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ स्टूडेंट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर अवेयरनेस बहुत बचपन से ही है, मम्मी पापा काफ़ी एडवांस्ड हैं, पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल में पले बढ़े हैं मम्मी पापा, तो वो आपको अच्छे से गाइड करते रहते हैं। अगर वो केस है तो आपको वो अच्छे से गाइड कर ही देंगे। यानी कि ऑलमोस्ट 9th या 10th क्लास से आपको जेई की या नीट की प्रिपरेशन के बारे में प्लान कर लेना चाहिए और स्टार्ट भी कर देना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर इतनी अवेयरनेस नहीं है तो 11th क्लास की स्टार्टिंग इसके लिए एकदम राइट टाइम होता है मेरी नज़रों में। इस टाइम जितने भी बच्चे टॉप करते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनमें से 95% स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन 11th में ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 11th इसका राइट टाइम है। और जेई करना है या नीट करना है, बच्चों ये तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपको क्या ड्रीम्स हैं आपके।
आपको क्या करना है आगे जाके लाइफ में, ठीक है। और दूसरी चीज, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ कितना रुझान है। अगर आपके ड्रीम्स वैसे ही हैं तो आप जेई के लिए प्रिपेयर करिए, और आपके ड्रीम्स एक डॉक्टर बनने के हैं, जनता की वैसे सेवा करने के हैं बिल्कुल आमने सामने रख के, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आईआईटी का जो टैग है वो कौन कौन से प्रिविलेज के साथ आता है, मतलब रियल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं एक आईआईटीएन होने के, सर से जानते हैं। सर प्लीज इनलाइटन अस। देखो हेमंत, जो आईआईटी का स्टैंप है, टैग जिसको बोलते हैं, यानी कि आपके पास अगर आईआईटी की डिग्री है, यूर एन आईआईटीएन, तो जिसको भी पता चलेगा कि आप आईआईटीएन हो या आप आईआईटी से हो, एक तो उसका थोड़ा सा दिमाग में उसकी इमेज पहले ही बन जाती है कि काफ़ी स्टूडियस बंदा रहा होगा, ठीक है ना, अच्छे से लाइफ को जान लिया होगा, 4-5 साल आईआईटी में रह के, हॉस्टल में रह के, बहुत सारे बड़े बड़े काम कैसे करने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, आगे चल के किसी कंपनी में कुछ बड़ा संभालना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी इनको पहले ही होगी। तो एक नज़रिया बदल जाता है सामने वाले का बात करते टाइम, यानी कि एक रिस्पेक्टेबल फाउंडेशन पहले ही बन जाती है उसके माइंड में, यानी कि बातें जो स्टार्ट होती हैं सामने वाले की आपके साथ, वो रेस्पेक्ट से ही स्टार्ट होती हैं। तो मुझे ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कुछ भी आपको आगे काम करना है तो लोगों को आप पे विश्वास बहुत होता है कि आप एक आईआईटीएन हो, आईआईटी से हो, तो आप इस काम को अच्छे से कर ही लोगे। तो एक कम से कम 50% काम तो आपका यहीं पे डन हो जाता है। और दूसरी चीज़, लाइफ में आपको जॉब में हो या कहीं पे भी हो, पता नहीं ऐसा क्या है, जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनमें मैक्सिमम लोग आईआईटी से ही होते हैं। तो इसलिए पूरी लाइफ आपको इसके फायदे मिलते ही रहते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब, यूट्यूब फ्री है, तो इनमें से कौन सा जो मीडियम है पढ़ाई का किसी बच्चे को चूज करना चाहिए अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए या नीट प्रिपरेशन के लिए? ओके, एक्चुअल में हेमंत बात क्या है कि अगर आप यूट्यूब और ऑनलाइन की बात करते हैं, ये दोनों एक साइड की चीज़ें हैं और ऑफलाइन दूसरी साइड की चीज़ है। तो अगर हमने पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमें ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है या ऑफलाइन करनी है, जैसी भी हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन चूज़ किया है तो यूट्यूब और ऑनलाइन किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस आप रजिस्टर कर लेते हो या अच्छा गाइडेंस ले लेते हो, दो ऑप्शन रहते हैं। यूट्यूब के बारे में मेरी थोड़ी व्यूज़ अलग हैं। यूट्यूब से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आपको वीडियोस हर टॉपिक के, हर चीज़ के मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएगा, बट वो ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, वो सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना। और ना आपको पता होता है कि हम उसमें क्या सीक्वेंस, किस तरीके से उसको अरेंज करें, ठीक है ना, कौन सी चीज़ को पहले पढ़ना है, कौन सी चीज़ को बाद में पढ़ना है, ठीक है, हमें नहीं पता होता। और प्रिपरेशन का सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो सीक्वेंस ही है, वो प्रोग्राम ही है कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ पे कितना स्ट्रेस देना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, ये यूट्यूब नहीं बताता है आपको, ठीक है ना। तो यूट्यूब से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत गाइडेंस की कमी होती है और वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाती, और एक ही टॉपिक के बहुत बहुत सारे वर्जन मिलते हैं, हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सा टॉपिक चूज करके यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि एक ही टॉपिक बहुत लोगों ने पढ़ाया होता है। तो यूट्यूब पे तो डिस्ट्रैक्शन रहता है, उससे शायद प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। अब अगर आप किसी भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो मुझे काफ़ी कारगर लगता है, उससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। एक बढ़िया गाइडेंस के साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको मेरे हिसाब से ऑफलाइन से भी ज़्यादा फायदा होता है। और बात करें अगर हम ऑफलाइन की, तो हर चीज़ के अलग अलग फ़ायदे हैं, उसके अलग अलग नुकसान हैं, ठीक है। नुकसान तो इनफैक्ट कुछ नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है। बट ऑफलाइन का अपना अलग फ़ायदा है, उसमें बच्चे को एकदम फिजिकल वाली फील आती है, हो सकता है कि उसका फोकस बढ़ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बट ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। बट स्टूडेंट्स की व्यूज़ देखें तो किसी किसी को ऐसे लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन को बहुत सीरियस होके अच्छे गाइडेंस के साथ करें तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो अभी सर ने बताया कि ऑफलाइन के क्या फायदे हैं, ऑनलाइन के क्या फायदे हैं। तो ऑफलाइन के बारे में तो सबको पता है कि क्योंकि कन्वेंशनली हम ऐसे ही पढ़ते हुए आए हैं बचपन से,
तो ऑफलाइन के बारे में इतना लोगों को नहीं है क्यूरियोसिटी, लेकिन जब ऑनलाइन स्टडी की बात आती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि ऑनलाइन स्टडी को मैनेज कैसे करें। बिकॉज हमें पता है कि लेक्चर आ रहा है ऑनलाइन हमारे लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो उसको पढ़ने के बाद कैसे हम नोट्स बनाएं, वो सारी बातें जो है सर आप प्लीज़ हमें बताइए। ओके, देखो हेमंत, होता क्या है, जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, वो बहुत बेहतरीन गाइडेंस के साथ। एक तो जो क्लासेस हैं उन्हीं में गाइडेंस मिल जाता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, बट जो जनरली मैंने देखा है, क्योंकि मैं लास्ट 10 to 12 ईयर से केवल ऑनलाइन पे ही फोकस करके रखे हुए हूँ, बहुत सारा मैंने एनालिसिस भी किया है, तो मेरे हिसाब से बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी किसी और स्केड्यूल की वजह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ना डिले कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें फैसिलिटी है कि अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते तो आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं कि लाइव के टाइम पे कुछ और काम करने लगते हैं और लाइव वाले सेशन को फिर बाद में एज ए रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं। वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वैसा नहीं करना है आपको। आपको अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करनी है तो उसको बिल्कुल ऑफलाइन समझ के काम करना है, ठीक है ना। और मल्टीपल जगह से सेशंस नहीं लेने हैं। बहुत एक टीचर आप पिक कर लो, अच्छा जो भी पूरा है, और पूरा साल, पूरे 2 साल शिद्दत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उन्हीं से ही पढ़िए, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल भी अपने पास इकट्ठा नहीं करने, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री भी मिल जाते हैं। और एक कॉपी पेन लेके बहुत बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाइए, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से ही करोगे ऑनलाइन को रखते हुए, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे तरीके से आप पूरी फैसिलिटीज़ के साथ क्लासेस कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन में होते तो आपका आधा पौना घंटा जाने में, आधा पौना घंटा आने में, और भी बहुत सारी जगह टाइम वेस्ट होता है, तो वो टाइम बचता है। ऊपर से आप थक जाते हो जाने में और आने में, तो बॉडी ना पूरा टाइम रिलैक्स भी नहीं रह पाती। जब आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हो तो आप पूरा टाइम एक एनर्जी फील करते हो, कांस्टेंट माहौल रहता है आपके मतलब चारों तरफ, तो उसमें प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो अगला सवाल ये है सर कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो पूरी प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। 2 साल है, 1 साल है, 3-4 साल है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, ये आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि मोटिवेटेड कैसे रखें अपने आप को। ओके ओके, एक्चुअल में हेमंत, अगर हम देखें तो ऑनलाइन क्लास अगर कोई बच्चा ले रहा है और पूरे 2 साल या 1 साल ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से पढ़ता है, तो उसको डेफिनेटली थोड़े थोड़े टाइम के बाद मोटिवेशन जरूर चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन क्लास में जाते रहते हैं तो टीचर सामने थोड़ा सा बहुत मोटिवेट कर देते हैं, हालांकि ऑनलाइन में भी ये मोटिवेशन बहुत होता है, बट हम एक जगह बैठे रहते हैं ना, घर घर में रहते हैं और प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होती है, तो स्ट्रगल के टाइम पे थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है, मोटिवेशन भी चाहिए होता है। कभी कभी हम क्लास करते रहते हैं, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते या एकदम मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सी स्टडी हो जाती है, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो बच्चों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपको बनना है आगे जाके, उनको बिल्कुल क्लियर रखिए और उनके बारे में थोड़ा 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 सर्च करते रहिए कि अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस किस जगह पे मुझे कितना कितना पैकेज मिल सकता है, या मेरे को कितनी कितनी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। वो आपके ड्रीम्स बन जाते हैं, और जब आप उनके बारे में सोचते हो तो एक इंटरनल मोटिवेशन निकल के आता है, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा। आप चाहे कितनी बुरी कंडीशन में हो, ऐसा सोचते ही आप में वापस से एनर्जी आ जाएगी और आप पढ़ने पे लग जाओगे। अच्छी अच्छी बातें ही सोचनी है। वो सोचिए कि मेरा ये दोस्त है या मेरे ये चाचा अंकल हैं, इनको जब पता चलेगा कि मेरा बहुत बेहतरीन आईआईटी में या किसी बहुत ही अच्छी जगह से मैं एमबीबीएस में कहीं पे सिलेक्शन हो गया है, तो वो चीज़ आपको बहुत मोटिवेटेड रखती है। सबसे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन आपके इंटरनल मोटिवेशन को ही माना जाता है, जो कि ड्रीम से और आपकी मेहनत से और आपकी सोच से ही निकलता है। तो बच्चों, अच्छे सपने देखिए और फिर पूरा दिन काम करिए उनको सच करने के लिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो सर अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी ऐसी 2 बुक्स के बारे में बताइए कि जो अब 2022 में भी उतना ही रेलेवेंस रखती हैं जितना पहले रखती थी, जेई की प्रिपरेशन में और फिजिक्स के लिए। ओके,
2 बुक्स अगर मैं बताऊँ फिज़िक्स में, तो सबसे पहली बुक तो आपकी एनसीईआरटी है और दूसरी है एचसी वर्मा। ये दोनों बुक इतनी ज़्यादा रिलेवेंट हैं कि मैं अपने टाइम से इनके थ्रू प्रिपरेशन करते हुए आ रहा हूँ और अपने पूरे टीचिंग करियर में भी सबको यही एडवाइस देता हूँ। इन दोनों बुक से आपकी 90% से ज़्यादा प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, ठीक है ना? आपका जेईई मेंस और नीट तो इनसे डेफिनेटली निकल ही जाता है, लेकिन अगर आपको एडवांस भी करना है तो 1-2 बुक और हैं, जैसे इरडो हुई और आपके कोचिंग के जो नोट्स हैं और जो कोचिंग के मटेरियल में एडवांस की एक्सरसाइजेज हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो बस इतना ही मटेरियल हमें रखना चाहिए और ज़्यादा मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। ज़्यादा मटेरियल मेरे हिसाब से काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होता है। सर अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये आईआईटी के बारे में हमने देखा कि आईआईटीएन होने के इतने प्रिविलेज हैं, इतने फायदे होते हैं, इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो क्या आईआईटीएन होना ही सब कुछ है क्या? क्या सारा ड्रीम आईआईटी ही होना चाहिए, क्या आईआईटी में जाना चाहिए? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ आईआईटी ही है। मैं ये बात डे 1 से समझा रहा हूँ अपने टीचिंग करियर में भी और वैसे ही, कि भाई सब कुछ आईआईटी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आईआईटी नहीं निकला तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू आप आईआईटियंस लोगों से भी ज़्यादा आगे जा सकते हो, और अगर आपका आईआईटी नहीं निकलता, आप नॉर्मल कॉलेज से भी हो, तो भी आप बहुत राइज़ करते हो लाइफ में। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। हालांकि जब कभी आगे टाइम मिलेगा तो मैं उनका आपको विद नेम डिटेल दूंगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी से नहीं हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से हैं और अपने जीवन में बहुत आगे गए हैं। खूब सारे आईआईटियंस उनके अंडर में काम करते हैं। ऐसी ऐसी पोजीशन भी नॉन आईआईटियन लोगों ने गेन कर रखी है। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तब भी लाइफ रुकती नहीं है और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे आती रहती है। और आईआईटी में सिलेक्शन होना कोई सक्सेस नहीं है, वो तो सक्सेस की स्टार्टिंग है। अभी उसके बाद 4-5 साल पढ़ना होता है, अच्छी जगह जॉब लेनी होती है, उस जॉब में स्ट्रगल करना होता है, तब जाके आपको राइट पोजीशन मिलती है। तो बच्चों अभी तो सक्सेसफुल होने में 7-8 साल बाकी हैं और इस बीच में आपके पास बहुत सारे मौके आते रहेंगे। सर अगला सवाल ये है कि एक पुराने टाइम के स्टूडेंट्स होते थे, जैसे मैं था, और एक अब के टाइम के स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स में ऑब्वियसली जनरेशनल चेंज आया है। तो उन पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स में एक अच्छी बात और एक बुरी बात जो है आपको बतानी है। कौन सी अच्छी बातें रही हैं पुराने स्टूडेंट्स में और कौन सी बुरी बातें रही हैं पहले और अब के स्टूडेंट्स में? ओके, एक्चुअल में क्वेश्चन को मैं अगर ज़्यादा क्लियरली समझ रहा हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे पुराने टाइम के स्टूडेंट्स और नए टाइम के स्टूडेंट्स में जो चेंज आया है, जो अच्छा वाला चेंज आया वो क्या है और जो बुरा वाला चेंज आया वो क्या है। एग्जैक्टली। तो हेमंत जी, अगर मैं बात करूँ तो बुरा तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है। टेक्नोलॉजिकली हम लोग ज़्यादा साउंड हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, पुराने ज़माने में वैसा नहीं था। तो एक बहुत अच्छा चेंज ये आया है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं, वो पहले ही बहुत कुछ पता करके रखते हैं, ठीक है, कि भाई हमें कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा इंस्टीट्यूट हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, उनके पेरेंट्स को पहले पता रहता है। तो ये अवेयरनेस जो है, जो आ चुकी है यहाँ पे, वो बहुत मैटर करती है। आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयरनेस है, सबसे अच्छा फैक्टर तो यही है। पुराने बच्चे जो हुआ करते थे वो उतने अवेयर नहीं हुआ करते थे, उनके टीचर्स उनको जो बताते थे वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता था, वो उसी को फॉलो करते थे जिसका फ़ायदा भी उन्हें बहुत मिलता था और वो डिस्ट्रैक्ट कम होते थे। आजकल के स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। बस यही डिफरेंस मैंने अभी तक फील किया, जबकि मेहनत पहले स्टूडेंट्स भी उतनी ही करते थे, आज के स्टूडेंट भी उतनी ही करते हैं, अच्छे स्टूडेंट के बारे में अगर बात की जाए तो। और कंपटीशन का लेवल भी बिल्कुल उतना ही है, परेशानियां भी बिल्कुल उतनी है स्टूडेंट के लिए, और सक्सेसफुल होने पे जो खुशी होती है वो आज भी उतनी ही होती है और पहले भी उतनी ही होती थी। अगला सवाल ये है कि सर इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करियर जो है इन्होंने चूज़ किया, और सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो जब मैं अपने इनिशियल टीचिंग करियर में था तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने यूट्यूब पे सर की वीडियोस को देखे सीखी हैं। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है, वो मैंने सर से सीखा और वो इतने प्यारे तरीके से सिखाया, इतना सिंपल, इतना लूसिड तरीका है सिखाने का। तो सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके एक्सप्लेनेशन का।
तो मुझे ये बताइए कि यदि आप टीचर नहीं होते, यदि आपने टीचिंग करियर जो है चूज नहीं किया होता, तो और कौन सा दूसरा करियर जो है आप चूज करते? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। एक्चुअली मैंने कभी अपनी बीटेक कंप्लीट होने के बाद ये सोचा ही नहीं है कि मैं कुछ और होता तो क्या होता। लेकिन कभी पहले मैं सोचा करता था कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा, और मैंने 1 साल आईएएस की प्रिपरेशन की भी है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया, बट मैं यही सोचता था कि मैं कोई अच्छा गवर्नमेंट का मतलब ऑफिसर या सर्वेंट हूँ, और मैं जनता की कुछ सेवा कर सकूँ, कुछ चेंज ला सकूँ। तो मैं अगर इस टीचिंग प्रोफेशन में नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों की सेवा करने वाली पोजीशन पे होता। सर अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने टीचिंग प्रोफेशन अपना स्टार्ट किया, टीचिंग करियर अपना स्टार्ट किया, तो आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती थी स्टार्टिंग में? एक्चुअली हेमंत, अगर मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊं तो टीचिंग करियर में मुझे कोई डिफ़िकल्टी आई ही नहीं है एक्चुअल में। इनफैक्ट मैंने दूसरों की डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं कि उनको समझ में क्यों नहीं आता, ऐसा क्या कारण है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। मैंने उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए बहुत काम किया है। यानी कि कह सकते हैं कि मेरे टीचिंग करियर में जो मेरे लिए डिफ़िकल्टी थी वो एक्चुअल में बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ थी, जो मेरा टास्क था उनको रिमूव करना। तो मैं बहुत प्लान किया करता था कि अगर मैं इस टॉपिक को इस तरीके से बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपने अगले दिन के लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया करता था, और यही सोच के किया करता था कि ये चीज़ समझ में आना बड़ी मुश्किल है, तो मैं क्या तरीका अपनाऊं कि बच्चों को एक शॉट में ही ये समझ आ जाए। उसके लिए कभी कभी मुझे रात भर जागना पड़ता था, 3-3 4-4 बजे तक जाग के भी मैं प्रिपरेशन करता था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता था, ताकि मैं क्वेश्चन अगर खुद सॉल्व कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस किस कॉन्सेप्ट पे मुझे स्ट्रेस देना है, कौन सी चीज़ को करने में डिफ़िकल्टी आती है। बाकी तो जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो चलती रहती हैं, मैं उनको कुछ ज़्यादा मानता नहीं हूँ। तो सर आपने बहुत टाइम तक आपने ऑफलाइन में पढ़ाया है, और बहुत साल पहले, मतलब जब ये एडटेक आया भी नहीं था उससे पहले भी आप ईटूस में ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो राइट। ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना, दोनों में से आप क्या चूज करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? ओके। एक्चुअली टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एज अ टीचर अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने अपने जीवन में पहले 14-15 ईयर्स ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, एंड आई वाज द हाईएस्ट फीडबैक फैकल्टी। मैं जहाँ भी रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रहा हूँ। उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ठीक है ना, और आज भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अगर अपनी व्यूज़ रखूँ बिल्कुल क्लियरली, तो मुझे ऑनलाइन में एक एज अ टीचर ज़्यादा फैसिलिटी फील होती है। मैंने जब से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ज़्यादा कवर कर पाता हूँ, और वहीं का वहीं पोल भी दे देता हूँ ताकि बच्चे उसी टाइम पता चल जाए। तो पढ़ाने में जो फैसिलिटी मुझे फील होती है वो ऑनलाइन में ज़्यादा होती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता हूँ ऑनलाइन में। तो सर आपको कॉलेज छोड़े हुए, प्रिपरेशन किए हुए आईआईटी जेईई की, आपको बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। तो इतने सालों के बाद जब आप यहाँ 2022 में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कौन कौन सी पुरानी मेमोरीज आपको याद आती हैं कॉलेज टाइम की और प्रिपरेशन टाइम एक्चुअल में हमें अगर मेमोरीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ हमारे स्ट्रगल के टाइम की ही होती है। और वो मोमेंट्स होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, या वो मोमेंट्स होते हैं जब हम बहुत परेशान या दुखी होते हैं, वही मेमोरीज़ बनती हैं। तो अगर मैं अपने प्रिपरेशन टाइम की बात करूं तो मुझे वो मेमोरीज़ आज भी बहुत क्लियर हैं, जब मैं बैठे बैठे टेबल चेयर पे डर जाता था कि यार इतने ही दिन बचे हैं और मुझे इतना सब कुछ कवर करना है। फिर मैं सामने चार्ट चिपकाता था काउंटडाउन वाला कि इतने दिन बच गए हैं एग्ज़ाम में, इतने दिन बच गए और मुझे इतना इतना सब कुछ करना है। तो वो जो डर, वो जो दहशत है, ठीक है ना, एग्ज़ाम की, वो मुझे आज भी बहुत अच्छे से फील होती है कि मैं उस वक्त इतना सीरियस था चीज़ों को लेके। फिर सिलेक्शन हुआ, आईआईटी दिल्ली गए, हॉस्टल गए। हॉस्टल मतलब एक ऐसी लाइफ होती है जो बिल्कुल अलग ही होती है। हॉस्टल की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, ठीक है ना, वो भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। और मेरा कुछ फेवरेट वहाँ पे खाना भी हुआ करता था। आईआईटी दिल्ली के गेट के बाहर पराठे वाले बैठते थे उस वक्त, तो मेरा फेवरेट हुआ करता था एक पराठा, एक बटर और एक कोल्ड ड्रिंक। जब भी मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब होता था या कुछ भी होता था, मैं निकल लेता था, और मेरा खाने के बाद मेरे पता नहीं क्यों अच्छा, अपने आप ही अच्छा मूड हो जाता था।
तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस वक्त की। ये एकदम डिफरेंट है, पर फिर भी अगर आज कोई पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। यही मेमोरीज और भी बहुत सारी हैं जो कभी आगे के जीवन में मैं आपको बताता रहूँगा। तो सर आपको इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, इतने सारे टॉपर्स को बनाया है, तो जब वो आपको रियल लाइफ में मिलते हैं या कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है और आप उनसे क्या पूछते हैं? आप ये मुझे आप बताइए, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए। एक्चुअली ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। समझ लो हमने जितनी मेहनत अपनी लाइफ में की है ये उसका फल होता है जब कोई बच्चा वापस से कॉल करता है कि सर आज मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं इस कंपनी में इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, मैं आज वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ, या मैं आज प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट हेड बन गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार इस बच्चे की सक्सेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट मेरा भी है। तो मुझे लगता है कि मैं ही वो प्रोडक्ट मैनेजर बन गया हूँ, मैं ही वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने इस बच्चे को थोड़ा सा मतलब पढ़ाया है, थोड़ी भी हेल्प की है, तो इस सक्सेस में मेरा भी हाथ है। और मैं सोचता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा फल वही है मेरी लाइफ की मेहनत का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई बच्चा मुझे कॉल करता है, बस मेरे को आज भी वही चिंता रहती है कि कहीं ये बच्चा अपनी जॉब से परेशान तो नहीं है, कहीं इसको अच्छा तो नहीं लग रहा। तो पहले मैं यही पूछता हूँ कि बेटा आपको लग कैसा रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब वही केयरिंग वाली वो ब्लड में आ गई है, वो वाली फीलिंग कि कहीं बच्चा परेशान तो नहीं है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, गाइडेंस की कमी हो। हालांकि हम केवल पढ़ाई के लिए गाइड कर सकते हैं, उस वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए या उस आगे के में बच्चा खुद ही जानता है कैसे करना है। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको कुछ अच्छा समझाया जाए। अगर मेरे पास नहीं भी होता तो भी मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा मैं 1-2 दिन बाद कॉल करूँगा इसके बारे में पता करके, ठीक है ना। और कभी कभी वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं बच्चे भी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कॉल करते हैं, पूछते हैं। दैट इज़ रियली अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी। कि जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं जेई के लिए, उनकी एज होती है 14 से लेके 16, 17, 18 तक, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल उनकी नीड्स होती हैं। तो जब वो प्रिपरेशन करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट उनकी सबसे नियरेस्ट होता है टीचर के बाद उनके पेरेंट्स। तो आप उनके पेरेंट्स को क्या कुछ बताना चाहते हैं कि आप कैसे अपने बच्चे को और बेटर सपोर्ट कर सकते हैं? तो कुछ वो इंसाइट दीजिए सर। एक्चुअली मैं ये मैसेज सब पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चे ने डिसाइड किया है सक्सेसफुल होना, अभी इतना छोटा बच्चा होता है, अभी 10th करके ही तो आया, 14-15 ईयर्स की एज में उतनी ज़्यादा जानकारी होती भी नहीं है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है उस केस में। बच्चे पे पूरा ध्यान देना होता है, उसको बिना एहसास दिलाए। उसको लगना चाहिए कि वो फ्री है, लेकिन फिर भी आपको एज अ पैसिव मेंटर उसके पीछे पीछे चलना होता है, उसकी नीड्स का ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ी चीज़, बच्चा जब डिसाइड करता है कि उसे प्रिपरेशन करनी ही है, सीरियस होता है कि उसको प्रिपरेशन करनी ही है, तो उसको गाइडेंस अपने आप मिलता भी जाता है टीचर से और बहुत सारी जगहों से, और वो उसको फॉलो भी करता है। तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी होती ज़्यादा कि आप ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ठीक है ना। जो उसका मन कर रहा है बच्चे का, वो उसको करने देना चाहिए जब तक वो सही है, ठीक है ना। और अपने हिसाब से बच्चे को नहीं चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो उसका कंफर्ट जोन है उसमें उसको रखें, ठीक है ना। उससे पूछते रहें बार बार कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं चल रही है, आपको ठीक से समझ आ रहा है, ठीक है ना, आप करिए। अगर उसके मार्क्स भी कम आ जाते हैं तब भी उसको सपोर्ट करना होता है कि इस बार मेहनत करो बेटा, इस बार अच्छे मार्क्स लेके आना। ये नहीं कि आपने डांट दिया कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा है। अगर आप उस पर थोड़ा सा और प्रेशर देंगे तो ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ठीक है। और जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे बच्चों की तरफ, उसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर जाता है। उसको लगता है कि कुछ हो ना हो, मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ ही हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और जब बच्चे का दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसको चिंता कम होती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज हो जाती है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को एक्सेप्शनल लेवल पे जाके सपोर्ट करें,
और फील करते रहें कि कहीं बच्चे को प्रेशर फील तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ की तरफ से, उसके निवारण के लिए भी स्टेप्स लेते रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमसे ये सारी बातें करी। और इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, एज अ टीचर मुझे, एज अ स्टूडेंट मुझे, एज अ ह्यूमन मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे इंटरव्यू पे आने के लिए। तो मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ कि जब ऑफलाइन में टीचर पढ़ाते थे और कभी जब लास्ट क्लास होता था, सेशन का लास्ट क्लास, तो बच्चे रिक्वेस्ट करते थे गाना। और गाने का रिक्वेस्ट कैसे होता था कि टेबल जो होती थी, तो टेबल पे जो भी बुक्स रखी हैं उनको पीटा जाता था और गाना गाना पूरी क्लास चिल्लाती थी। तो अभी तो हम वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे आपको मिलेंगे और बहुत सारे उस पर कॉमेंट्स आते हैं कि सर गाना जो है बहुत मिस करते हैं। तो सर एक रिक्वेस्ट है आपसे हमर कि प्लीज़ आप एटलीस्ट 2 लाइन जो है गाने की सुना दीजिए। थैंक यू हेमंत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इन सवालों के जवाब देके। मैं भी थोड़ा मन हल्का फील हो रहा है कि मेरी कुछ बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी। और रही बात गाने की, ये तो बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते ही रहते हैं कि सर गाना 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 गाना। तो चलिए मैं एक गाने की 2 लाइनें अपने स्टूडेंट्स के लिए सुना देता हूँ। काफ़ी पुराना गाना है क्योंकि मुझे पुराने गाने ही पसंद हैं। ओके, ज़्यादा अच्छा नहीं गाऊंगा, एक उम्मीदें बहुत ज़्यादा मत लगाइए, ये बस आपके लिए है। ओके। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।